जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th 2024 से 25 तक के सेशन वाले इन बच्चों के लिए हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी अभी 2024 से 25 तक के आप स्टूडेंट हो, यानी कि अभी भी आपका न्यू एडमिशन हुआ है, क्लास 10 से आप 11th में आए हो और आर्ट्स ले रखी है आपने, आर्ट्स में आपके पास एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, तो हिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक बार नज़र हम और दौड़ा लेते हैं अपने सिलेबस की तरफ। चैप्टर समझने से पहले एक बार अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो एक बार वो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको ऑफिशियली सीबीएसई की साइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है और 2023 में जो चेंजेस आया था सेम प्लान यहाँ पर 2024 वालों के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले साल वाला ही सिलेबस आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर 1 रहेगा आपका वो राइटिंग एंड सिटी लाइफ का है। ठीक है, ये वाला, और ये आपका 10 नंबर का जो है एग्ज़ाम में आएगा। ठीक, ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको पूरे सिलेबस को समझना है तो उसकी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और पूरा देख सकते हो। हिस्ट्री का भी, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल का भी सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी लिखी हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। इसको हम समझते हैं। देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ना क्यों है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस बार पूरे साल आपको इतिहास में जो पढ़ने को मिलेगा वो पढ़ने को मिलेगा विश्व इतिहास, यानी कि आप इंडिया के लेवल पर हिस्ट्री को नहीं जानोगे, आप वर्ल्ड लेवल पर जानोगे। और वर्ल्ड लेवल पर कब किस किस देश में, किस किस कंट्री में क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पर है, सबसे पहले जो लेखन कला शुरू हुई थी वो हुई थी मेसोपोटामिया में। ठीक, और ये मेसोपोटामिया था कहाँ, किस जगह पर था, ये पूरा चैप्टर ओवरऑल उसी पे है। तो इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको विश्व में सबसे पहले लिखना कहाँ से शुरू हुआ, शहर बसने कहाँ से शुरू हुए, ये पढ़ना है, और वो जगह थी मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया के बारे में आप सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, मैंने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया, जो कि कहाँ पे है, आज के टाइम का जहाँ पे इराक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड मैप पे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको अभी मैप भी दिखाऊंगी। जो इराक है वहीं पर मेसोपोटामिया नाम का भी एक राज्य हुआ करता था, एक कंट्री हुआ करती थी जहाँ पे। ठीक है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान इराक में है, फरात और दजला। ठीक है, क्या ये फरात और दजला नदियों के बीच यह स्थित सबसे पहला, यानी कि सर्वप्रथम लेखन कला, जो कि लिखने का तरीका होता है, लेखन कला मेसोपोटामिया में ही शुरू हुआ। यानी कि साफ साफ इसने बोला है कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है, वर्तमान की इराक में। आज के टाइम पे इराक जो है वहाँ पे फरात और दजला नदियों के बीच में यह स्थिति, और सबसे पहले लिखने की जो कला विकसित हुई वो मेसोपोटामिया नाम की जगह पे हुई। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना, ध्यान से पढ़िएगा। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेसोस और एक है पोटैमोस। क्या है, मेसोस और पोटैमोस। यहाँ पर देख लीजिए, मेसोस और पोटैमोस का मतलब क्या होता है, क्यों इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, क्या मतलब क्या है इसके पीछे का, ये देखते हैं। देखो, मेसोस के मतलब होता है मध्यम, यानी कि बीच का, और पोटैमोस का मतलब होता है नदी। ठीक है, यानी कि बीच की नदी, जो कि कौन सी है, फरात और दजला। तो याद रखिएगा, फरात और दजला, अगर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से लिख सकते हैं कि मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच में स्थित थी। 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, और मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यूनानी भाषा का शब्द है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे एग्जाम टाइम पे, एक एक चीज़ को हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली करेंगे। बस आपको चैनल पर बने रहना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करवानी है उसकी गारंटी हमारी है। मेसोपोटामिया आपने देखा, अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल, मेसोपोटामिया का जियोग्राफी कैसा है, यानी कि उसके आसपास है क्या। जैसे इंडिया है, मैं एग्जांपल देती हूँ भारत का। कभी अपने भारत का मैप देखा होगा तो भारत के मैप में जहाँ पर श्रीलंका वगैरह है, तो वहाँ देखा होगा कि नीचे की साइड में समुद्र है, महासागरें हैं, तो क्या है, वो भौगोलिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, ऊपर की साइड देखोगे तो पहाड़ पर्वत हैं बहुत सारे, तो ये क्या है, भौगोलिक स्थिति को दिखाती है। सेम चीज़ मेसोपोटामिया में पाई गई थी।
इराक यानी कि मेसोपोटामिया में जो इराक है आज का, वो भौगोलिक विविधता का देश है। कैसे है ये देखिए, यहाँ पर लिखा है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे मैदान थे और जंगली और स्वच्छ झरने थे। यानी कि पूर्वोत्तर साइड में हरे भरे मैदान हुआ करते थे और झरने भी मिले थे वहाँ पे। पूर्व में ही दजला की नदी थी। पूर्व में ही क्या थी? दजला नदी थी, जो किसका साधन थी? परिवहन का साधन थी। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पूर्व साइड में दजला नदी थी, जो कि परिवहन का एक अच्छा भला साधन थी। परिवहन का मतलब है किसी सामान को एक देश से दूसरी जगह लेकर के जाना। यहाँ पे जल मार्ग द्वारा जो सामान आया जाया करता था, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसी तरीके से व्यापार कैसे होता था। वहीं इसके उत्तर में एक स्टेम्पी नामक एक घास मैदान था, जो कि पशुपालक खेती के लिए आजीविका का सुलभ साधन था। मतलब वहाँ पर जो गाय भैंस बकरी ये सब पाली जाती थी, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको घास वगैरह चराने के लिए स्टेपी नामक मैदान वहाँ पे होता था, जो कि सबसे बढ़िया था। इसके दक्षिणी भाग में रेगिस्तान था और सबसे पहले लिखने की कला जो शुरू हुई थी वो इसी भाग में हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भाग में रेगिस्तानी है, जहाँ पर लिखने की कला और शहरी जीवन शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद शुरुआत हुई थी। और इसके पश्चिमी भाग में फरात नदी है, जो कि सिंचाई के लिए सबसे सुलभ है। वहाँ पे के लोग कृषि भी करते थे, और कृषि के लिए पानी कहाँ से आता था? तो फरात के लिए। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट है अभी आपको याद रखने के लिए कि मेसोपोटामिया कहाँ है? तो इराक में। ठीक, मेसोपोटामिया किस शब्द का? तो यूनानी शब्द से बना है। उसके अलावा मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो फरात और दजला। फरात किस काम आती थी और दजला किस काम आती थी? तो दजला जो थी वो परिवहन का एक अच्छा साधन थी, और फरात जो थी वो सिंचाई के लिए एक अच्छा साधन थी। ठीक है, दक्षिण भाग में सबसे पहले लिखना और शहरी जीवन शुरू हुआ था। क्लियर है? यहाँ से हमने 1 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। लॉन्ग तो आप वैसे भी कर लोगे। मेसोपोटामिया के शहरीकरण की महत्व। मेसोपोटामिया के अगर शहरीकरण से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आए कि वहाँ पे शहरीकरण बढ़ा कैसे, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आप लिखोगे खाद्य सामग्री की उपलब्धता। देखिए, किसी भी आंसर को जब आप लिखोगे ना, तो इसी तरीके से लिखना है। जब आप छोटा सा एक टाइटल बनाना हो, फिर उसको एक्सप्लेन करना 3 से 4 लाइन्स में, इसी तरीके से। मेसोपोटामिया के नगरों में खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में थी, जिसे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। जैसे गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती यहाँ पर प्रचुर मात्रा में की जाती थी। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, खनिज संसाधनों का वहाँ पे अभाव था। खनिज संसाधन, दक्षिण के काफ़ी भाग में औजार और मोहरे, आभूषण के लिए पत्थरों की कमी, ये सब नहीं कमी रहती थी। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे कि अलग अलग प्रकार से चांदी, सोना, रांगा, लकड़ी, इन सबको तुर्की, इराक और अलग अलग देशों से मंगवाया करते थे। तो वहाँ पे खनिज संसाधन अभाव था। वहाँ पे व्यापारिक केंद्र, जहाँ मेसोपोटामिया के लोग दूसरे देशों से आपूर्ति का सामान मंगवाते थे, वहीं है कि खाद्य उत्पादन और कपड़े का भी वो लोग निर्यात आयात करते थे। यानी कि ये लोग कुछ सामान मंगवाते थे और कुछ सामान भिजवाते थे, इनका बिजनेस भी होता था। ठीक है, आयात निर्यात करवाते थे, व्यापार चलता था, तुम ये लो मैं ये दूंगा, इस तरीके से। जनसंख्या वृद्धि, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे होती थी। जब किसी जगह पे खाद्य उत्पादन के अलावा आर्थिक गतिविधि बढ़ती थी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई कहीं पर भी कोई जगह है, वहाँ पे सोना है और सोने के आभूषण बनने लगे, तो जब आभूषण बनेंगे तो लोगों को वहाँ से काम मिलेगा, काम मिलेगा तो रोजगार आएगा, और रोजगार आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। अब जब ऐसा होगा तो वहाँ पे धीरे धीरे करके लोग और बसने शुरू होंगे, तो ऐसे में क्या होगा? जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। श्रम विभाजन, मेसोपोटामिया में लोगों के पास कच्चा माल पूरी तरीके से नहीं होता था। यानी कि सामान को बनाने के लिए पूरा सारा का सारा कच्चा माल नहीं होता था, तो क्या करते थे? कच्चे माल को कहीं और से मंगवाते थे, और जब वो कहीं और से मंगवाते थे तो ये पूरा का पूरा श्रम जो है विभाजित होके आता था। ठीक है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये NCERT की किताब का एक पेज है, पेज नंबर आपको मिलेगा ये 12 पे। शहरीकरण के महत्व, यहाँ पर देखिए एक लाइन बोली गई है यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ के लोगों को अगर पत्थर बनवाने पड़ते थे तो उनमें आपस में लेन देन होता था। यानी उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, एक पत्थर की अगर मुद्रा किसी को बनवानी होती थी तो मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना पाता था। वो यहाँ भी नहीं जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वो कहाँ से ला पाएगा। तो इनकी विशेषज्ञता जो कि होती थी वो नक्काशी यानी पत्थर उकेरने वाले तक ही सीमित होती है। यानी कि नक्काशी होता है जो बनाने वाला होता है। ठीक है,
वहीं तक सीमित होती थी। तो यह व्यापार करना नहीं जानते थे। कौन? वहाँ के लोग। कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते थे। साथ ही इन्हें ईंधन के लिए हरदम लकड़ी की, कोयले की ज़रूरत रहती थी। इस प्रकार वो क्या करते थे कि दूसरे लोगों से, दूसरे देशों से सामान मंगवाते थे। यही कारण था कि वहाँ पे श्रम को विभाजित रहना पड़ता था और शहरी जीवन की एक विशेषता यही बनी थी। वहाँ पे लेबर विभाजित रहते थे, कोई एक बंदा काम नहीं कर पाता था, हर एक बंदे को काम विभाजित किया गया था। सामाजिक संगठन देखिए, अलग अगला पॉइंट, मेसोपोटामिया में वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान करने के लिए वहाँ के लोग सामाजिक संगठन बनाते थे। एक संगठन बनाते थे जिसमें वो आपस में ही सामानों का लेन देन करते थे। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है शहरीकरण के लिए। आत्मनिर्भरता का अभाव, नगर के लोग दूसरों की चीज़ें मंगवाते थे, इसीलिए उनके अंदर आत्मनिर्भरता का अभाव माना गया। परिवहन का रास्ता, नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था जो थी सबसे सुलभ थी, क्योंकि जो भारी पशुओं की पीठ होती थी उनके ऊपर सामान लाना और ले जाना बहुत महंगा पड़ता था। इसकी बजाय उन्होंने क्या हुआ, जलमार्ग का प्रयोग किया, परिवहन का प्रयोग किया। अब मुझे आप यहाँ पे बताइएगा कि परिवहन किस नदी के द्वारा होता था। मेसोपोटामिया के बारे में हमें इतना कुछ पता चला, तो उतना कुछ पता कहाँ से चला, तो कुछ स्रोत मिले थे यहाँ पे। वहाँ पे मिली गई इमारतें, कब्र पर कई सारे स्रोत मिले हैं, कब्रों के साथ साथ कुछ आभूषण भी मिले हैं। वहाँ आभूषण, लिखित दस्तावेज, मूर्तियाँ, मुद्राएं और औजार, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, इस सभ्यता को जानने के स्रोत हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि मेसोपोटामिया के बारे में किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, तो ये सारे ही पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, इमारतें हो गई, कब्र हो गई, आभूषण हो गए, लिखित दस्तावेज हो गए, मूर्तियाँ हो गई, मुद्राएं हो गई, औजार हो गए, ये सब चीज़। ठीक, एक टॉपिक और है, देखिए 2 ही नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर से ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, कि शहर जो होते हैं वो गांव से किस तरीके से अलग होते हैं। क्वेश्चन को घुमा भी सकता है पर डायरेक्ट पूछा हुआ है ये। तो देखो कई सारे तरीके हैं, आज के समय पे भी आप चेक करो गाँव में और शहर में क्यों फ़र्क है। 2 ही चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है। गाँव में हो सकता है कि वहाँ पे तकनीक कम हो, ठीक है, तकनीक का अभाव होता है, पर शहर में तकनीक बहुत अच्छी रूप में होती है। गांव में मेट्रो चलती है क्या? नहीं, पर दिल्ली वगैरह में देखो मेट्रो चलती है। अगर लोगों को भीड़ भड़क्के से दूर रहना तो वो मेट्रो का रास्ता लेते हैं। ठीक, गांव में 24 घंटे भी बहुत जगह है कि वहाँ पे बिजली का अभाव रहता है, पर यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है। बहुत सारी तकनीकों का अभाव है। गांव के क्षेत्रों में होता क्या है, गांव के क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस होता है खाद्य उत्पादन पे। आप देखो कृषि वगैरह ज़्यादातर जो होती है वो होती है सिर्फ गांव जैसे इलाकों में। ठीक है, पर वहीं देखो कि इन्हीं कृषि के अलावा शहरों में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ होती है, औद्योगिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यातायात के अधिक साधन होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन शहरों में ज़्यादा होता है बजाय गाँव के। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि शहरों में श्रम विभाजन विशेषता के आधार पर होता है। शहरों में श्रम विभाजन विशेषता यानी कि जो जिसके कैपेबल है वही वो काम करता है। अब देखो अलग अलग पोस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पर नाले साफ़ करने वाले भी होते हैं, तो आप देखोगे तो कुछ ऑफिसेज वगैरह में भी काम करते हैं। तो श्रम विभाजन यहाँ पे विशेषता या विशिष्टता के आधार पर होता है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संचार और तकनीक ज़्यादा बेहतर होती है। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये आप लिख सकते हो। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया शहर और गांव के बारे में तो पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा चैप्टर गांव के बारे में है। ये था पार्ट 1 आपका मेसोपोटामिया वाले चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 देखिए, जहाँ पर हम इसके आगे वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको, समझने में आपको कितनी मदद मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। बस आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अभी आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया है तो आप ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट आपके पास है कि नहीं है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा और कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं ये भी आप मुझे बताइए, ताकि हम एग्ज़ाम तक बिल्कुल साथ में रहें और मिल करके काम करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आप जाके देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।